क्लास 10th के सभी स्टूडेंट का स्वागत है इस चैनल पे। आप सभी को पता होगा कि आपको अगर टॉपर बनना है या आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आप सभी के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी क्रम में हम 2023 के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। आप सभी को देखने को मिलेगा 2023 का पेपर कैसा आया था। और देखिए सारा पैटर्न 2025 का जो होने वाला है वो 2024 के जैसा ही होने वाला है। तो आप सभी लोग मान कर चलेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। भले ही क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न है बिल्कुल इसी तरह से होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, एक एक चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी वर्जन और अंग्रेजी वर्जन दोनों में होगा, ठीक है। आपको इससे डरना नहीं है कि अगर आप हिंदी नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश आएगा कि नहीं, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का, और टोटल आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा 70 नंबर का होगा। बाकी 30 नंबर जो है आपके स्कूल से मिल जाता है प्रैक्टिकल का, ठीक है। अब देखिए बात को ध्यान रखते हुए सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता लग जाए। तो देखिए सबसे पहले नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, ठीक है। शुरू का जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद निर्देश जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, ठीक है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, अ तथा ब, ठीक है। खंड अ होगा और खंड ब, 2 खंड होंगे इसके। आगे है कि खंड अ में 1 से लेकर के 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से 20 तक के प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और इसका उत्तर जो है ओएमआर शीट में आपको भरना होगा, ठीक है। चौथा हमारे पास निर्देश है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर शीट उत्तर पत्र पर ही उत्तर देना होगा। ओएमआर शीट उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अगर आप ओएमआर शीट में एक बार फिल कर दे रहे हैं तो वहाँ पे इरेजर या फिर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। एक बार गोला कर दिया तो कर दिया, दूसरे पर करेंगे तो उसका मार्क्स नहीं काउंट होगा, ठीक है। 5 नंबर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि प्रश्न के अंक उसके सन्मुख अंकित हैं। सारे प्रश्न जो आपको मिलेंगे अभी देखने को, उसके सामने ही उसका अंक लिखा होगा कि वो प्रश्न पत्र कितने नंबर, वह प्रश्न जो है कितने नंबर का है, ठीक है। अगला इंस्ट्रक्शन हमारे पास है कि खंड ब में हमारे पास 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। 20 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 अंक के आपके वर्णात्मक प्रश्न, दोनों को अगर जोड़ दे तो 70 अंक बन जा रहा है, ठीक है। तो वर्णात्मक प्रश्न कितने के मिलेंगे, 50 अंक के मिलेंगे, ठीक है। और इस वर्णात्मक प्रश्न में 2 खंड होंगे, वर्णात्मक खंड 1 और वर्णात्मक खंड 2। इस तरीके से 2 खंड मिलेंगे। एक तो होगा हमारे 4-4 नंबर का प्रश्न होगा वर्णात्मक फर्स्ट में, और वर्णात्मक सेकंड में 6-6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें, ठीक है। खंड ब में जो है सारे प्रश्नों का उत्तर जो है एक साथ करना है। उसके बाद से आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे नीचे, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है जिनको आँख से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाकी कुछ है नहीं, जितनी जानकारी देनी थी इसके बारे में उतना दे दिए हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है 2025 में भी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले खंड अ को देखते हैं, जिसको पार्ट ए कह सकते हैं अंग्रेजी में, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। खंड अ में आपको पता ही है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा उत्तर हम उत्तर के साथ इसको हम याद करेंगे। पहला प्रश्न है, अब तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बन चुके हैं क्योंकि ये एक बार आ चुके हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन भी है और यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी है, दोनों वर्जन यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों में से जो जो भी आपने पढ़ा है, जिस भी मीडियम से आपने पढ़ा है उस मीडियम से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। हिंदी मीडियम ध्यान दीजिए, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, ब्रिटेन से था, जर्मनी से था, फ्रांस से था या इटली से था। तो आप सभी को याद रखना है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यानी सेकंड नंबर प्रश्न है, नेपोलियन बोनापोर्ट की पराजय कब हुई, ठीक है। नेपोलियन जो था इसकी पराजय कब हुई थी, 1814 ईस्वी में, 1815 में, 1816 में या 1817 में। तो आप सभी को याद रखना है 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापोर्ट की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, ठीक है। जो इसमें से संघीय सूची का विषय है उसको टिक करना है। पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है कृषि, तीसरा है रक्षा और
चौथा है शिक्षा। इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्षा जो विषय है ना, ये संघीय सूची में आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो चौथा प्रश्न की बात करें तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स नामक इंस्टीट्यूट जो है कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अफ्रीका में, दूसरा यूरोप, तीसरा अमेरिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स नामक जो इंस्टीट्यूट है ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका स्टेटमेंट है? और इसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। आप सभी को याद रखना है ये स्टेटमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 2023 का ये क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आया था, बहुत सिंपल आया था। इस चैनल पे मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किए थे कि हाँ सर आपका बताया हुआ सारा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप सभी लोग उसे ट्राई कर लीजिएगा, एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो भारत में मताधिकार की आयु कितनी है, ठीक है, क्या है? तो पहला ऑप्शन 21 वर्ष है, 18 वर्ष है, 20 वर्ष है, 25 वर्ष है। मताधिकार का मतलब कि जो वोट देने योग्य हो, तो 18 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब अगर प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 7 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये भी करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए ए और बी दोनों, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों को समानता देती है, ठीक है, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों ये कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं और इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, 1904 में, 1857 में, 1885 ईस्वी में। तो आप सभी को याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ना 1855 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं ये किसको प्राप्त हैं? पहला ऑप्शन है राज्य को, दूसरा है संघ को, ए और बी दोनों को, राज्य या संघ दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है अवशिष्ट शक्तियों की जब भी बात करेगा तो ये संघ को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं ये किसको प्राप्त हैं? संघ को प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, भारतीय संविधान लागू किया गया था, कब हुआ था लागू ये भारतीय संविधान? ये लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं आप सभी को याद भी होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न था। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 दिसंबर और 26 जनवरी। आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। तो चूंकि हमारे पास 1950 नहीं दिया है यानी 26 जनवरी डेट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। लाल मिट्टी किस देश में, किस राज्य में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है गुजरात में, उड़ीसा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश। आप सभी को याद रखना है उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाली साइड जो है उस तरफ जो है लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन और परंपरागत है, ठीक है। कौन सा जो है संसाधन और गैर परंपरागत है, ठीक है। गैर परंपरागत की बात कर रहा है। ए वाला है कोयला, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है खनिज तेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो बक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उड़ीसा में, पंजाब में, तमिलनाडु, बिहार में। आप सभी को याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, ठीक है। चूना पत्थर है, सल्फर है, मैग्नीज है या कोयला है? तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज खनिज है, ठीक है। ये क्या है? धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, ठीक है। जैव संसाधन का मतलब है कि जिसमें जीवन हो, ठीक है। अजैव का मतलब जिसमें जीवन ना हो। पहला ऑप्शन है लोहा, तांबा, चट्टाने। इन तीनों में जीवन है? नहीं। मत्स्य उद्योग, इसमें जीवन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती
होती है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है केरल और चौथा है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंजाब। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? अभी जो है अभी है, लेकिन अब था लिखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में अब पूछा जाएगा तो था लगाकर पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी कहिएगा, श्रीलंका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला है खनन, दूसरा है बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। आप सभी को पता होना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है पशुपालन, खनन, ये सारी चीजें। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो है हमारे बहुविकल्पी प्रश्न में, वो क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है कब बना था? तो इसमें आपको बोनस अंक मिलना बिल्कुल तय है। कैसा अंक? बोनस अंक। बोनस अंक का मतलब होता है कि अगर उसमें ऑप्शन दिया ही ना हो, ठीक है, उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन अगर दिया ही ना हो तो उस प्रश्न का जो है बोनस अंक आपको मिल जाता है, आपको बिना कुछ किए। चाहे आप इसका कोई टिक लगा रहे हैं या फिर न लगाएं, लेकिन इसका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। इसको छोड़कर भी आएंगे तो इसको 1 नंबर आपको मिल जाएगा इस पर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसमें सही ऑप्शन होगा 1986। ठीक है, जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था वो कब बना था? 1986 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, जो कि है ही नहीं, इनमें कोई नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये जो है आपको सही से याद कर लेना है, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि ऑप्शन दे दे। ठीक है, ये ऑप्शन में दे दे तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं खंड ब की। किसकी बात करने वाले हैं? खंड ब की बात करने वाले हैं। खंड ब में देखेंगे कि हमारे प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तो प्रश्न होंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, और वर्णनात्मक में फर्स्ट टाइप वाले प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक 2 तरह का आएगा, एक फर्स्ट करके, एक सेकंड करके। तो इस फर्स्ट वाले में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के होंगे, यानी कि हमारे 16 नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं फटाफट 2023 का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। तो देखिए, इसमें जो है वर्णनात्मक में पहला प्रश्न था कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, एक बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत ही खुशी वाली बात है कि जो भी आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनमें 2 क्वेश्चन एक साथ दिए रहेंगे। उन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये और ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का ही उत्तर लिखना है। आपको जो भी याद है उसको लिखना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आप जो है आसानी से लिख पाएंगे। किसी न किसी के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको पता होगा कि लुई 16वें के शासनकाल में ये हुआ था, ये क्रांति, और ये 1789 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? कारण ये था कि वहाँ पे जो कर लेने की, कर वसूल लेने की जो व्यवस्था थी, दोषपूर्ण थी, अच्छी नहीं थी, और भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये सारी चीज़ें आप लोग को लिख देना है। नमक सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बारे में अगर पता है तो इसके बारे में लिख देना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको आएगा, तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से किसी एक पर लिखना होगा। ठीक है, हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 क्वेश्चन मिलेंगे। खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, और ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है। दोनों में से जिसके बारे में आपको पता है उसको लिख देना है। ठीक है, ऐसे 3 प्रश्न हो गए हमारे पास। चौथा प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। देखिए, चौथा में 2 प्रश्न ये और ये। झूम कृषि की विशेषता की विवेचना कीजिए, उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। ठीक है, और ये 2 हमारे पास इसमें भी क्वेश्चन है कि किसी एक पर आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करने वर्णनात्मक में सेकंड नंबर के सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूं कि सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपके एक क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे, और टोटल आप किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4। तो 6 चौका 24, 24 अंक यहाँ से आपको मिलने वाला है। ठीक है, 16 अंक आपको मिल गया वर्णनात्मक फर्स्ट से, वर्णनात्मक सेकंड से आपको 24 अंक, और बाकी हमने बहुविकल्पी प्रश्नों में कितना देखा? 20 देखा, तो वहाँ पे 20 अंक। ठीक है, इसमें भी एक मजेदार बात है कि वर्णनात्मक प्रश्न में भी आपके 4 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न में भी हमारे पास अथवा करके दिए रहेंगे। जैसे देखिए, 5वें प्रश्न में भी हमारे पास 2 प्रश्न रहेंगे, जिस पर आपको याद है, जिस पे आपको तैयार है, उस पे आपको लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से छठा प्रश्न आएगा आपको, इसमें भी आपको दो प्रश्न दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक पर लिख देना है। ठीक है, अब इसी तरीके से 7वें प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, किसी एक पर लिखना है। ठीक है, किसी एक का आंसर लिखना है। इसी तरीके से 8वें में भी, ठीक है, इसमें भी जो है आपको जो है किसी एक पर लिखना है। तो आप सभी
को जो है बहुत अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ लेना है। और देखिए एसएसटी का जो चैप्टर्स है ना, इस एसएसटी के जो भी चैप्टर्स हैं बहुत आसान आसान है, आपको कहानी की जैसे पढ़ लेना है और लिखना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि और बाकी सारे प्रश्न कहाँ से आएंगे। देखिए अभी तक हमने देखा कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, 16 नंबर के हमारे वर्णात्मक फर्स्ट से हो गए और 24 नंबर के हमारे वर्णात्मक सेकंड से हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 4 10 के 89 1 2 4 1 5। ठीक है, टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन हमने देख लिया। 60 नंबर के क्वेश्चन तो बन गए, लेकिन बाकी 10 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो आप सभी को याद रखना है कि आपके बाकी 10 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न से आएंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है 10 नंबर ये मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग देख लीजिए। 9 नंबर में आएगा ये निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित स्थानों पर भारत में दिए गए रेखा चित्र में, यानी इस चित्र के द्वारा जो है आपको भारत के मानचित्र में जो है आपको जो है दर्शाना पड़ेगा, इस चित्र के द्वारा दर्शाना पड़ेगा। और क्या क्या दर्शाना पड़ेगा? पहला, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो देखिए 1920 वाला जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। याद रखिएगा ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता के जहाँ भी है भारत के मानचित्र में जहाँ भी कलकत्ता है वहाँ पे आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शा देना है। सेकंड नंबर है, वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो आपको अमृतसर को यानी पंजाब में उस स्थान के जगह पे जो है इसको आपको बना देना है, यानी कि दर्शा देना है। अगला है हमारे पास, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो जहाँ पे तोड़ा यानी दांडी में तोड़ा इन्होंने, तो दांडी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और उस जगह पे दांडी कहाँ पे है? जहाँ पे है वहाँ पे ये चिन्ह बना देना है। ठीक है, तो भारत के मानचित्र में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करें तो गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात के स्थान कहाँ किस स्थान पे हुआ था? तो खेड़ा जिले में हुआ था। खेड़ा नामक स्थान पे आपको क्या कर देना है? इस चित्र को बना देना है। पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर में हुआ था। लाहौर में आपको क्या कर देना है? लाहौर में आपको इस चित्र को दर्शा देना है। ये हमारा एक प्रश्न हो गया जो कि 5 नंबर से पूछा जाएगा, ये इतिहास का हो गया। ठीक है, ये इतिहास का प्रश्न है। और इसी तरीके से आपको एक और प्रश्न मानचित्र से पूछा जाएगा जो कि आपके भूगोल से होगा। ठीक है, तो भूगोल में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो देखिए उत्तर भारत में एक नदी, यानी इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह के द्वारा आप उत्तर भारत में एक नदी को दर्शाना है आपके मानचित्र में। ठीक है, तो मानचित्र में आप देखेंगे कि कहाँ पे है ये नदी, जहाँ पे होगा वहाँ पे इस नदी को दर्शा देना है, जिस भी राज्य में होगा, जिस भी शहर में होगा। ठीक है, एक ताप विद्युत क्षेत्र केंद्र को इस चिन्ह द्वारा, यानी कि जहाँ पे एक विद्युत केंद्र है भारत में वहाँ पे इससे दर्शा देना है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट में अब इसको जो है समुद्री पतन यानी बंदरगाह को दर्शाना है इस चित्र से। यहाँ पे देखिए चाय उत्पादक का क्षेत्र दर्शाना है इस चित्र से। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र दिया रहेगा कि इस चित्र को जो है वहाँ पे रखिए जहाँ पे ये है। तो चाय उत्पादक राज्य जो कौन सा है? असम है। तो असम में आपको ये दर्शा देना है। ठीक है, ये बना देना है। तो इस तरीके से मानचित्र में आपको दर्शाना है। और बाकी सारी इसके लिए डिटेल वीडियो आपको चाहिए मानचित्र से संबंधित, तो मानचित्र मैं ले करके आऊँगा और आपको मानचित्र में प्रदर्शित करके यानी कि वहाँ पे निर्दिष्ट करके दिखाऊंगा आप सभी के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 70 नंबर के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारा पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरी तरीके से आप लोग समझ गए हैं कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आपका 2025 में कैसा आने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।